हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। रसिया में क्रांति कैसे हुई, क्या कारण थे, कौन लीडर थे, आफ्टर रेवोल्यूशंस रशिया में क्या परिवर्तन आए, ये सब चीज़ें। रसिया में देखो, किंग की तरह ही, मतलब किंग नहीं थे, उन्हें किंग नहीं कहते थे, जार बोलते थे, वो शासन करते थे। मतलब पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, निरंकुश तानाशाही थी। उसके बाद जो है, जो मैंने पढ़ाया था कि मार्क्सिज्म जब आता है वो किस कारण से आता है। कैपिटलिस्ट जब शोषण करते हैं लेबरर का, शोषक और शोषित में आपका समाज बढ़ जाता है, तो रेवोल्यूशन की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ उसी बेस पे उसी थ्योरी पर बेस थी रशियन रेवोल्यूशन। बट मैंने ये भी बताया साथ में कि जो मार्क्स का थ्योरी है वो समय और सिचुएशन, समाज के अनुसार बदलती रहती है। रशिया में किसी तरह का कैपिटलिज्म नहीं था, वहाँ कोई ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं थी, लेकिन लैंडलॉर्ड्स, किंग जिसे जार बोलते हैं, और दूसरे जो कुलीन लोग थे वो इसी तरह का काम कर रहे थे, शोषण का काम कर रहे थे। तो वहाँ एग्रीकल्चर रही, मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्री थी पर इतनी नहीं थी कि हम उन्हीं को शोषण का कारण मान ले। जो चाइना में है वो टोटली ही पीजेंट के द्वारा आई थी मार्क्सवादी क्रांति। तो रशिया में जार राज करते थे। रशिया की टेरिटरीज बहुत है, मैंने बताया था, पूरे एशिया और इसमें यूरेशिया में, ये यूरोप में ये फैला हुआ है। और इस वजह से क्या है, रशिया में की टेरिटरी को संभालना बहुत मुश्किल है और चारों तरफ से हमले हो रहे थे। तो रशिया अपनी गरिमा खो रहा था और उसमें वो बहुत जगह हार भी रहा था। तो क्रांतिकारियों को ये मौका मिल गया कि किसी तरह से जार को हटा दिया जाए और मार्क्सवादी शासन वहाँ स्थापित किया जाए। ये जार का चित्र इसमें दिखाया गया है, ये जार का चित्र। In one of the least industrial of European state, this situation was reversed. ये कहता है बहुत ही कम इंडस्ट्रियलिस्ट थी जो सोसाइटीज यूरोपियन कंट्रीज में, सबसे मतलब कम इंडस्ट्रीज थी। मैंने बताया ना, उनका अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड, सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी थी। Socialists took over the government in Russia through the October Revolution in 1970। और जो क्रांति के द्वारा रसिया की गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट का कंट्रोल हुआ रशियन गवर्नमेंट पे, उसे कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये हुई थी 1917 में। द फॉल ऑफ मोनार्की, मोनार्की मैंने निरंकुशता, राजा जिसे बोलते हैं, राजा जो डायनेस्टी के आधार पर किसी भी स्टेट का हेड होता है, फरवरी 1917 में उसका पतन हो चुका था। एंड इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। 1917 में जो भी घटनाएं हुई उसे हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और 1990 तक इसी बेस पर, 1917 में क्रांति हुई थी, 1990 तक ये देश इसी तरह के शासन से शासित होता रहा। हाउ डिड दिस कम, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये घटनाएं हैं, ये पढ़ लेते हम। द रशियन एम्पायर इन 1914। 1940 का आपको याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई थी। इन 1914 जार निकोलस सेकंड, वैसे टी से शुरू होता है ये, लेकिन इसको जार बोलते हैं, निकोलस टू, ये नाम याद रखना कि कौन शासन करता था, निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। एम्पायर होता है जो इसके अंदर इलाके आते थे, रशिया और उसके टेरिटरी जो फैली हुई थी वर्ल्ड में, जहां उसने अपने प्रदेश जीते थे। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, आपको पता है मॉस्को जो है रशिया की राजधानी है। द रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट डे फिनलैंड, लाटविया, लाथूनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस।
मतलब रशिया के साथ साथ अब ये सारे देश आज़ाद हो चुके हैं। अगर आगे इन्हें वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो फिनलैंड एक अलग देश है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये 1991 में इससे अलग हो चुके हैं, और रशिया एक जो अब ये रूस जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इससे ये क्षेत्र आज़ाद है। कुछ भाग पोलैंड का, यूक्रेन, बेलारूस, इवन जो भारत में के ऊपर यहाँ एशियन कंट्रीज हैं ऊपर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इसी के भाग थे और अब ये इससे आज़ाद हो चुके हैं रशिया से। 15 देश 1990 में इससे आज़ाद हुए थे। लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन एंड बेलारूस इट स्ट्रेच्ड, ये फैला हुआ था टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशिया स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजेरबैजान। द मेजोरिटी रीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और इसका जो क्षेत्र है वो वर्तमान में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजेरबैजान, अगर ये देश देखोगे आप एशिया और यूरोप की बिल्कुल लाइन पे हैं। इसकी जो बाउंड्री है यहाँ तक फैली हुई थी, मतलब आधा ये यूरोप और पूरा एशिया में फैला हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का जो यूरोप है इसको ईस्टर्न यूरोप बोलते हैं, जिसका ईस्टर्न यूरोप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ रशिया। और ये थोड़ा सा भाग रशिया यूरोप का है जिसे वेस्ट एशिया, वेस्ट यूरोप कहते हैं। और ये वेस्ट यूरोप अमेरिका के प्रभाव में है, ये तो जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल ये देश हैं, स्पेन, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। लेकिन जो ये भाग है ये रशिया का भाग है यूरोप में। अगर आप मैप में देखोगे तो यूक्रेन या जॉर्जिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सारे देश रशिया के प्रभाव में आते थे 1990 तक। अब थोड़े से ये स्वतंत्र हो चुके हैं, अब वो बात नहीं रही कि ये रशिया का कंट्रोल है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, मैंने 2 तरह की क्रिश्चियनिटी आपको बताई थी कि 2 तरह के जो धर्म है क्रिश्चियन ईसाई धर्म 2 तरह का था, एक कैथोलिक क्रिश्चियन, एक थे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। जो कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स थे वो चर्च की महिमा गाते थे, जो चर्च के रूल रेगुलेशन बताए जाते थे, मतलब इनका जीवन बड़ा कठोर था और रूढ़िवादी था, ये समझ लो, जो पुराने टाइप के थे। प्रोटेस्टेंट प्रगतिवादी थे, उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो धर्म है व्यक्ति का पर्सनल मामला है और स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये दिमाग में अलग अलग बिठाओ। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो ग्रीक यूनानी चर्च से पैदा हुआ था। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूड कैथोलिक, ये देखो भाई पहले मैप देख लो आप, ये पूरा रशिया ये कटा हुआ है, ये आगे जाओगे ना आप ये पूरा एशिया में फैला हुआ है। एशिया जहाँ ख़त्म होता है नेपाल की, जापान की टेरिटरी आती है, वहाँ रशिया ख़त्म होता है। लेकिन वर्तमान का जो यूरोप है जर्मनी तक, ये छोटा सा बताया था ना मैं, छोटा सा भाग तो है ऐसा यूरोप जो रशिया के प्रभाव में नहीं है, लेकिन जो इतना बड़ा भाग है ये रशिया के प्रभाव में, ये जॉर्जिया, लाटवानिया, लिथुआनिया ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, बेलारूस ये आते थे। सर्बिया वगैरह अभी एशिया में है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस ये अमेरिका के प्रभाव में चलते हैं, अमेरिका के मित्र देश हैं ये। वर्तमान में जो फिनलैंड वगैरह है, ये फिनलैंड अलग से दिखाई दे रहा है ये देश, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड यहाँ पड़ता है, ये भी रशिया के अधीन था। मतलब इन्होंने रशिया की टेरिटरी को एक ही दिखाया है, अलग अलग देश करके नहीं दिखाया। अब इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, आपने पता है जितनी भी रेवोल्यूशन होती है, लोग जब भूखे मरते हैं, समाज में परिवर्तन आते हैं, रोटी वगैरह की बेसिक जो नीड है वो पूरी नहीं होती, तो इस वजह से लोग क्या कर देते हैं, क्रांतियाँ करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का बिगिनिंग का मतलब है 1910 के आसपास, 5 के आसपास,
द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रशिया पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। मैंने बताया कि इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी थी, मतलब लोग खेती करते थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और सबसे ज़्यादा यही देश था जो एग्रीकल्चर सोसाइटी वाला था, और सारे देश इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाले बन गए थे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन फ्रांस एंड जर्मनी आर द प्रपोर्शन ऑफ बिटवीन 40% एंड 50%। मतलब फ्रांस और जर्मनी में उस टाइम एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंड करते थे उनकी संख्या 40-50% थी, जो आज भारत के फार्मर्स की है। लेकिन 85% थी रशिया में जो सोसाइटी या लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। आज जर्मनी और फ्रांस की जनसंख्या मुश्किल से 2-3% है जो खेती पर निर्भर करती हैं। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड एंड रशिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन। जो कल्टीवेटर थे, किसान थे, वो मार्केट के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए प्रोड्यूस करते थे, और रशिया एक्सपोर्टर था, एक्सपोर्ट करता था, मतलब दूसरे देशों में अनाज बेचता था, क्योंकि उसकी बड़ी सोसाइटी जो है खेतों में लगी हुई थी। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट, एक पॉकेट जितनी, मतलब बहुत कम इंडस्ट्रीज, बहुत कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और बस इंडस्ट्री जहाँ थी वो दो ही जगह थी, एक तो पीटर्सबर्ग में और दूसरा मॉस्को में। क्राफ्ट्समैन होते हैं शिल्पकार जो हाथ से वस्तुएं बनाते हैं। अंडर टुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। Major factory were set up in 1890 when Russian railway network was extended and foreign investment in the industry increased. 1890 के आसपास जब रेलवे का विस्तार हुआ रशिया में, सारे वर्ल्ड में ही रेलवे का विस्तार हो रहा था उस टाइम और विदेशी इन्वेस्टमेंट रशिया में आया। उस टाइम रशिया की सोसाइटी में इंडस्ट्रीज आई। कोयल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ड बाई, मतलब 1900 के आसपास आते आते कोयल की प्रोडक्शन, आयरन की प्रोडक्शन, स्टील की प्रोडक्शन यहाँ बढ़ती गई। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और प्राइवेट के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी होना कौन सा विचार था? लिबरलिज्म का, कि मनुष्य जो है अपनी कैपेसिटी के आधार पर कमाए, उसे खुला छोड़ दे, वो कैसी फैक्ट्री लगाए, कैसे मजदूर रखे। लिबरलिज्म वो कैपिटलिस्ट के हाथों में थी, तो कैपिटलिस्ट के कारण क्या था? गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेज एंड इनिशिएट आवर ऑफ द वर्क। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी? प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी, जो इंडस्ट्रीज थी, उसको सुपरवाइज करती थी कि कैसे मिनिमम वेज तो मजदूरों को मिले और उसके काम के घंटे निश्चित हो। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन इन क्राफ्ट्स यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप इन द वर्किंग डे वाज सम टाइम 15 आवर। वही जो मार्क्सवाद की थ्योरी है कि वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिए, लेकिन जो सुपरवाइजर थे, मतलब सरकारी कर्मचारी थे, वो ध्यान नहीं दे रहे थे, 15-15 घंटे काम कर रहे थे, जबकि काम करने होते थे 10 और 12 घंटे। अकोमोडेशंस जो होता था वर्कर्स का, वरीड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेट्रीज, जो वेतन मिलता था वो अलग अलग था। वर्कर्स वर ए डिवाइड सोशल ग्रुप, लेकिन वर्कर भी बटे हुए थे। कुछ वर्कर फैक्ट्रीज के थे, कुछ रेलवेज के थे, कुछ एग्रीकल्चर के थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक, किसी के तो बहुत अच्छे लिंक थे गवर्नमेंट के साथ। विद द विलेज फ्रॉम विच दे कम, जिस गांव से वो आते वहाँ अच्छा लिंक था। अदर हैड सेटल्ड इन द सिटी परमानेंटली, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो शहरों में सेटल्ड हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, वर्कर अब क्या हो गए? 2 तरह के वर्कर हो गए, एक विलेजर्स और एक ग्रामीण, शहरी, अर्बन है,
एक विलेजर्स, एक अर्बन। दूसरे हो गए स्किल के आधार पर। स्किल का मतलब एक ट्रेंड, एक अनट्रेंड। एक ने काम सीख रखा है, एक ने काम नहीं सीख रखा। तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, मतलब वो भी तो बटे हुए थे ना, एक अगर वो मिलकर कुछ करते तो। दूसरी बात थी ए मेटल वर्कर ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड। मेटल मतलब धातु बनाने वाले एक वर्कर्स ने कहा था, मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। जो धातु बनाने वाले हैं, हो सकता है सोना चांदी घड़ने वाले लोग थे, वो कहते हैं, एक बार किसी ने कहा कि अपने आप को वो कुलीन समझते हैं। अरिस्टोक्रेट मैंने होते हैं मुट्ठी भर, कुलीन लोग मतलब हम सबसे लेबर्स में ऊपर हैं। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल मांगता है। वुमेन्स मेड ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1940, बट दे वर पेड लेस देन मैन, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ द मैन वेज। मतलब महिलाएं काम करती लेकिन आदमियों से उसे कम वेतन मिलता। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स। ड्रेस और जो मैनर्स थे, शिष्टाचार था, उनमें भी वो अलग अलग थे। सम वर्कर फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फिनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर वेरी फ्यू। कुछ ने अपनी एसोसिएशन बना रही थी कि हमारी एसोसिएशन के अगर किसी बंदे को कभी हमारी ज़रूरत पड़ गई तो हम उसे पैसे से और उसकी बेरोजगारी में हम उसकी सहायता करेंगे, मुश्किलात में। कई एसोसिएशन थी ही नहीं। जैसे टीचर्स की एसोसिएशन होती है, बच्चों अगर किसी टीचर्स की नौकरी चली जाती है या उसके घर में कोई मतलब मिस हैपनिंग हो जाती है, टीचर की डेथ हो जाती है, तो दूसरे टीचर मिलकर उसकी मदद करते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। लेकिन जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो तो ऐसी मदद नहीं कर पाते ना। डिस्पाइट डिवीजन, इन भेदभावों के बावजूद वर्कर डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक्स वर्क, और इस कारण से वो स्ट्राइक भी नहीं कर पाते। अरे मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने कहा कि मजदूरों एक हो जाओ, सारे विश्व के मजदूर एक हो जाओ। और मजदूरों में इसने सभी तरह के वर्कर्स के बारे में बोला है। तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय चैन के और कुछ भी नहीं। When they disagreed with employees about dismissal or work condition, this strike took place frequently in the textile industries during 1896 and 1897, and in a metal industry during 1902। मतलब अब ये क्या है, स्ट्राइक करने लगे। सबसे पहली जो स्ट्राइक्स थी वो टेक्सटाइल, जो कपड़े के उद्योग थे, उसमें शुरू हुई और बाद में मेटल इंडस्ट्रीज में। ये आप डेट याद कर लेना। इन द कंट्री साइड, लेकिन जो गांव में थे पीजेंट किसान, कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जो जमीन को कल्टीवेट करते थे, बट द नोबिलिटी, लेकिन जो कुलीन वर्ग थे, लैंडलॉर्ड्स। देखो आपने कितने ही देशों की स्टोरीज पढ़ी हैं, उस टाइम लैंड कुछ व्यक्तियों के हाथ में थी। भारत में भी ऐसा ही था, यूरोप में भी जो आपने पढ़ा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड के बारे में, जो मोस्टली जो लैंड है वो कल्टीवेटर के पास नहीं होती थी, वो होती थी जमींदार के पास। द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। जो चर्च, जो क्राउन था, क्राउन का मतलब होता है राजा, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पादरी होते थे उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स, किसान के मजदूर, वर डिवाइडेड, वो बटे हुए थे। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। बट एक्सेप्शन इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन वो कुलीन वर्ग के प्रति कोई वो भी नहीं रखते थे, रिस्पेक्ट नहीं रखते थे। कुछ लोग थे जो मतलब धर्म के आधार पर ये समझते थे कि ये लोग बड़े हैं और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नोबल कोट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। और नोबल जो कुलीन बोले जाते हैं, ये हर देश की स्टोरी है भाई। कुलीन हर देश में थे उस टाइम, इंग्लैंड में भी थे। कुलीन वो लोग होते हैं जो राजा के यहाँ बड़े बड़े पदों पर होते हैं, सेनापति के पद पर, वजीर के पद पर, मंत्री के पद पर।
वो कैसे अमीर थे, कैसे पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने जार के यहाँ सर्विस की थी। नॉट थ्रो लोकल पॉपुलैरिटी, लोकल लोगों में वो पॉपुलर हों और तब उन्होंने शक्ति प्राप्त की हो, ऐसा नहीं था। दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल एंड फोर्ट फॉर देम। मतलब फ्रांस में स्थिति कुछ एक जगह अलग थी, ब्रिटेनी में। उन्होंने कहा मतलब कि जो नोबेल हैं वो हमारे माई बाप हैं और हम इनके विरुद्ध, हम इनकी रिस्पेक्ट के लिए दूसरों से लड़ेंगे जो इन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी तो ऐसा ही हुआ था ना। इन रशिया पीजेंट वांटेड ए लैंड ऑफ नोबल टू बी गिवन टू देम। लेकिन रशिया में पीजेंट जो किसान थे वो चाहते थे कि नोबल से ज़मीन ले ली जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, इसलिए उन्होंने रेंट, जो ज़मीन का रेंट था खेती करने के लिए वो लेते थे, वो देना बंद कर दिया। मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और जो भूमि बड़े बड़े जमींदार थे उनका मर्डर करना शुरू कर दिया। 1908 दिस अक्योर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। साउथ रशिया में ऐसा बहुत हुआ। 1905 में सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। भारत में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं भाई। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द फ्रांस यूरोपियन पीजेंट। रसिया के किसान जो यूरोपियन पीजेंट थे उनसे अलग थे। इन अदर वे दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइड इट्स अकॉर्डिंगली टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। क्योंकि उन्होंने अपने लैंड को पूल किया हुआ था। पूल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लैंड थी और अपनी फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग ही उन्होंने उनमें जो लैंडलॉर्ड्स थे उनमें ज़मीन बटी हुई थी। सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में समाजवाद आया कैसे? ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर, उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी भाई रशिया में। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 तक सारी पॉलिटिकल पार्टी इलीगल थी। इलीगल का मतलब जार उन्हें परमिशन नहीं दे रहा था कि किसी तरह से ये मेरे देश का कानून का हिस्सा बने, इसलिए अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी बनाता तो वो इलीगल थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी बनी रशिया में वो थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में बनी और किसके आधार पर बनी? मार्क्स के आइडिया पे। और मार्क्स का आइडिया मैंने बता दिया कि समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। बहुत सारी थ्योरीज दी थी, यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे उनके बारे में, लेकिन एक थ्योरी ये थी कि समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है, एक कैपिटलिस्ट और एक आइडलिस्ट लेबरर। और जो लेबरर हैं वो उनका शोषण कर रही है कैपिटलिस्ट क्लास, और इसे ख़त्म करने के लिए रेवोल्यूशन जरूरी है। However, because of the government policing, it had to operate an illegal organization. गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारी सख्ती की और इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इट सेटअप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने न्यूज़पेपर निकाले, वर्कर्स के बीच में इन आइडियाज़ को मोबिलाइज किया। मोबिलाइज मैंने फैलाया कि मार्क्स ने ये कहा, और ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, और उसने हड़तालें करने शुरू कर दी। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। इन्होंने कहा, कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे वो ये महसूस करते थे कि जो रशियन किसान हैं, किसानों का जो कस्टम है वो लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। उनको लैंड जो है वो कुछ समय के लिए दिया जाए, मतलब जमींदारों से छीनकर, और वास्तव में उनको उनकी स्वभाव को ही सोशलिस्ट बना दिया जाए, कि मतलब वो स्वभाव से ही स्वीकार कर रहे हैं कि इस समाज में कोई गरीब या अमीर नहीं है, ज़मीन जो है
वो पूरी सोसाइटी की है, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। और जब ये महसूस करने लगे कोई भी किसान, तो क्या होता है कि वो नेचुरली किसी भी आइडियाज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सोशलिस्ट आधार पर सही है कि लैंड जो है सभी की साझी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की। उसके बाद है सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट कस्टम, ये हो चुका है आपका। अब क्या होना शुरू हो गया, सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड। अब जो है सोशलिस्ट समाजवादी जमींदार जो ग्रामीण सोसाइटी थी उसमें एक्टिव होने लगे। मतलब ये शहरी रेवोल्यूशन नहीं थी, गांव की रेवोल्यूशन थी, गांव से शुरू हुई थी। एंड लेट 19th centuries दे फॉर्म्ड ए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी इन 19वीं शताब्दी में 1900 में उसने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी की स्थापना की। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। और अब ये क्या करने लगी, पीजेंट्स के राइट के लिए डिमांड करने लगी। और अब वह समझने लगी कि जो लैंड है वो ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए पीजेंट्स को, मतलब कुलीन वर्ग के लोगों के पास लैंड ना रहे, क्योंकि वो तो उसको कल्टीवेट ही नहीं करते, तो लैंड किसके पास जाए, पीजेंट के पास। सोशल डेमोक्रेटिक डिस्कार्ड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन about peasant, Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and some were rich. Some worked as laborer while others are capitalists who employs workers. Given these differentiations within them, they could not all be part of a socialist movement. लेकिन जो लेनिन थे वो अलग सोचते थे। उसके अनुसार, क्योंकि जो ये पार्टी थी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, वो किसानों के माध्यम से इस देश में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। लेकिन लेनिन को किसानों पर भरोसा नहीं था। क्यों? जिस तरह से वर्कर बिखरे हुए थे अलग अलग कैटेगरीज में, उसी तरह पीजेंट भी तो अलग अलग दिमाग के थे ना। वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं था। कुछ पुअर थे, कुछ रिच थे, कुछ वर्कर्स थे, कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉयज के रूप में रखते थे अपने खेतों में। तो इस आधार पर कैसे सोशलिस्ट मूवमेंट आ सकता है, जो कि जब सोशलिस्ट मूवमेंट करने वाले लोग ही एक दूसरे के हितों में बराबर नहीं है। स्ट्राइक लोग वही लोग करेंगे ना जिसके हित साझे हों। अब अगर मेरा हित आपके साथ मिलता है, किसान मान लो 100 किसान है और 100 में से 50 ने गेहूं बोया हुआ है और 50 ने कुछ और दाल वगैरह या गन्ना उगाया हुआ है। गेहूं के दाम अचानक कम हो गए तो स्ट्राइक तो ये 50 ही करेंगे ना, गन्ना वाले क्यों करेंगे? गन्ना वालों को हो सकता है कि गन्ना का दाम बड़ा अच्छा मिल रहा हो उनको। तो इस तरह से लेनिन की ये धारणा थी कि जो किसान है वही अभी तक यूनिट नहीं है, उनकी इंटरेस्ट एक जैसे नहीं है। इस वजह से शायद जो हम क्रांति करें उसमें किसान सही ना साबित हों। दिस पार्टी वाज डिवाइड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पार्टी बिखर गई, क्योंकि एक धड़ा कुछ चाहता था, किसानों को चाहता था कि वो सोशल बने नेचर से, लेकिन व्लादिमीर लेनिन जो है वो इससे मेल नहीं खाते थे। व्लादिमीर लेनिन हु लीड द बोल्शेविक ग्रुप, याद रखना 2 तरह के ग्रुप थे इस सोशलिस्ट पार्टी के, एक मेनसेविक था, एक बोल्शेविक था। और जो क्रांति हुई 1917 में वो बोल्शेविक क्रांति थी। बोल्शेविक क्रांति का मतलब था कि लेनिन द्वारा जो लीड पार्टी थी, लीडरशिप जो इसकी व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे, उस पार्टी ने क्रांति की थी। दो दैट थॉट दैट इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी टेक जारिस्ट रशियन द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। अदर जो मेनसेविक थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। जो लेनिन थे वो चाहते थे कि जो पार्टी है वो कुछ व्यक्तियों की होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें वही व्यक्ति हो जो मार्क्स के आइडिया के प्रति समर्पित हों, और इतने समर्पित हों कि समय आने पर जान लेने और देने में भी संकोच ना करें।
वो एक मतलब पार्टी को एक सेल रखना चाहते थे। सेल का मतलब एक छोटा से लोगों का ग्रुप, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़ाके में क्या है, पार्टी मिसगाइडिंग हो जाती है और अपने ही लोग विरोध करने पर उतर आते हैं। इसलिए थोड़े लोग हों, ट्रेंड हो, स्किल्स हों और वो क्रांति करने में माहिर हों, गुप्त मीटिंग करते हों, प्लानिंग बनाते हों। लेकिन जो मेंशेविक थे, दूसरी इसी पार्टी का जो दूसरा धड़ा था, वो कहते थे हर व्यक्ति के लिए खोल देनी चाहिए हमारी पार्टी, सारे लोग आए, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से वो क्रांति लाना चाहती थी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।